नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले वीडियो हमने इंडियन पॉलिटी के जो चैप्टर थे, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की उद्देशिका, इन तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। आज की इस वीडियो हम संविधान के स्रोत, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के स्रोत ये क्या है। तो देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के द्वारा अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो जब अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तब उन देशों की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में ली गई हैं। आप कह सकते हैं हमारे संविधान का जो 30% पार्ट है ये हमने दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया है, और जो हमारे संविधान का 70% पार्ट है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो भारत शासन अधिनियम की कुछ बातें ऐसी थी जिसे हमने डायरेक्ट अपने संविधान में कॉपी कर लिया है, और भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ बातें ऐसी थी जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे संविधान में ले लिया गया है। तो जो 30% पार्ट हमने दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया है, जैसे कुछ हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, कुछ कनाडा के संविधान से लिया है, कुछ रूस के संविधान से लिया है। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमने दूसरे देशों के संविधान से ली हैं। तो आज के इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान किस देश का है, तो हमारे भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो कंटेंट लिखा है, जो भाषा लिखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रस्तावना का विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश की भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि प्रस्तावना के अंदर जो कंटेंट लिखा है, जो भाषा लिखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तावना शब्द आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए प्रस्तावना में किन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। तो 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। ये 4 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तब इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की उद्देशिका के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया प्रस्तावना यानी हमारे संविधान की उद्देशिका की जो शुरुआत है ये किन शब्दों से होती है, तो हम भारत के लोग इन शब्दों से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये किसके द्वारा लाया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से प्रभावित है। यहाँ पे संसद शब्द आया है तो इससे संबंधित भी कुछ आपको बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया भारतीय संविधान में संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग भारतीय संविधान में संसद के बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे ये पूछ जाए संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया है लोकसभा के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो लोकसभा के गठन की बात आर्टिकल 81 में कही गई है, जबकि राज्यसभा के गठन की बात आर्टिकल 80 में कही गई है। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है, जबकि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है।
और लोकसभा में 545 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 2 सदस्य जो होते हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जबकि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 12 सदस्य जो हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। क्यों होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं ये हर 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। तो जो भी बातें आपको बताई गई हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। हमारे भारत के संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, जो कि हमने ब्रिटेन के देश से लिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के सभी नागरिकों के पास एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, क्योंकि वो भारतीय कहलाते हैं। वो ये नहीं कहलाते कि वो पंजाब के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कहलाते हैं। तो भारत के सभी लोग जो है वो भारतीय कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। कौन कौन सी? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है, दूसरी जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता उनके पास है। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता शब्द आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। हमारे भारत के संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसका भी उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान संशोधन, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 20 में किया गया है। और संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संसद को। भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ये संसद को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी की। जर्मनी के संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। और यहाँ पे आपातकाल शब्द आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपातकाल उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। और आपातकालीन उपबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है ये आपातकालीन उपबंध से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछ जाए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? एक तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। इन 3 प्रकार के आपातकाल का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक कितनी बार हमारे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है? तो अब तक 3 बार हमारे भारत में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। कब कब लगाया गया था? तो एक बार 1962 में लगाया गया था, दूसरी बार 1971 में लगाया गया था और तीसरी बार 1975 में लगाया गया था। तो ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा चुकी है अब तक। अगर आपसे ये पूछ लिया है अब तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है?
तो लगभग 124 बार अब तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगर ये पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो शासन है ये पंजाब राज्य में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1951 में लगाया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वित्तीय आपात अब तक हमारे देश में कितनी बार लगाया गया है, तो अभी तक एक भी बार हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो इसका जो 70% पार्ट है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट लिए गए हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत सी बातें ऐसी थी जिसे हमने डायरेक्ट अपने संविधान में कॉपी कर लिया है और कुछ बातों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे संविधान में इसे ले लिया गया है। ठीक है, और जो 30% पार्ट है ये हमने दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया है। तो आज की इस वीडियो में वही हम पढ़ रहे हैं कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 का नाम आया है, तो इससे संबंधित भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को ही की गई थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि संघ न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। तो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है ये 1937 में की गई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से अंगीकार यानी कि अडॉप्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से। हमारे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है जो कि हमने आयरलैंड के देश से कॉपी किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछी जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा ने। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया। अगर आपसे ये पूछ लिया है हमारे भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से लिया गया है, तो हमारे भारत के संविधान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसे कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए संघात्मक शासन व्यवस्था इसका मतलब क्या है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जो देश का राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो मंत्री परिषद के पास होती हैं, जिसका मुखिया जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसके तहत जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान हैं और कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्री परिषद करती है और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो देश का राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है तो वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से।
तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का नियम लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है। 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर ये पूछ जाए लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा के 545 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 2 सदस्य जो होते हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है जो कि हमने रूस के संविधान से कॉपी किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो भाग 4A में किया गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है ये भी मालूम होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तब जोड़ा गया था। तो देखिए जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 11वां मौलिक कर्तव्य इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब किया गया था तब जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, तब 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तब मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा की। हमारे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक जो है ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। हमारे भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो इसके तहत हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी 3 प्रकार की सूचियां हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है और तीसरी है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को प्रदान किया गया है।
और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछे जाए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों ही सूचियों में जो विषय प्रदान किए गए हैं इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं इनका उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता, ये जो वाक्य है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि विधि के समक्ष समता इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे अमीर व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है। अगर ये दोनों ही व्यक्ति अपराध करते हैं तो इन्हें सेम सजा दी जाएगी, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अमीर व्यक्ति है तो उसे कम सजा दी जाएगी, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अगर दोनों ने अपराध किया है तो इन दोनों को सेम सजा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण, ये जो वाक्य है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कानून के समान संरक्षण इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में ही कानून के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, इन दोनों ही वाक्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता का मतलब आपको मालूम ही पड़ गया कि कानून के सामने सभी समान हैं। और कानून के समान संरक्षण इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, समान परिस्थितियों में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ कोई भी पक्षपात या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे 3 व्यक्ति हैं, ये तीनों ही व्यक्ति एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जो 2 व्यक्ति हैं ये बहुत ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जो एक व्यक्ति है ये दृष्टिबाधित है। तो ये एग्ज़ाम देने गए, तो देखिए एग्ज़ाम देने का जो समय है वो 2 घंटे का है। तो जो ये 2 व्यक्ति हैं इन्हें तो एग्ज़ाम देने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये स्वस्थ हैं। तो एक व्यक्ति जो है ये दृष्टिबाधित है, तो इसे एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाएगा इन दोनों व्यक्तियों के मुकाबले। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये दृष्टिबाधित है, तभी तो जाके इन दोनों में समानता होगी, तब जाके इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इसे भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसे भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन दोनों में भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि ये तो दृष्टिबाधित व्यक्ति है और ये जो 2 व्यक्ति हैं ये शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही कानून के समान संरक्षण में यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द आया है, तो इससे संबंधित भी आपको बहुत सी बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है यही भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर ये पूछा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये पूछ जाए किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर ये पूछे जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर ये पूछ लिया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हमारे भारत के। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे अब मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, एक तो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और छठा कौन सा है, तो छठा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में हमें प्रदान किए गए हैं। अगर आपसे ये पूछे जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। हमारे भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 इसमें ये कहा गया है जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे यही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं और यही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए थी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ये हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, और हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के। तो हमारे संविधान में राज्यों में जो राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 155 में किया गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगी।
जैसे कि आप सब जानते हैं जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये जो भी काम करते हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो साधारण रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वैसे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। साधारण रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है। 3,50,000 इनका वेतन होता है राज्यपाल का। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आर्टिकल 124 के तहत पद से हटाया जा सकता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को आर्टिकल 217 के तहत पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 216 में किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हाई कोर्ट है देश का ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो इससे संबंधित तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इनका जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख होता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्त आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वित्त आपात को लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि वित्त आपात का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 360 में वित्त आपात का उल्लेख किया गया है,
जैसा कि मैं आपको बताया पीछे क्वेश्चन में कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। ठीक है, तो जो नेशनल इमरजेंसी है ये अब तक हमारे भारत में 3 बार लग चुकी है, और जो प्रेसिडेंट रूल यानी कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है ये अब तक हमारे भारत में 124 बार लग चुका है। लेकिन वित्तीय इमरजेंसी अभी तक हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वित्तीय आपात अब तक हमारे भारत में कितनी बार लग चुका है, तो एक भी बार हमारे भारत में अब तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।